हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और मैं राहुल गौतम आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली एक पेज वाली क्लास, क्योंकि इस समय यूपी पुलिस का पेपर है। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। अब यहाँ हमारी कोशिश है कि हम एक ही पेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें और आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, और एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपके रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के समय कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इतने ज़्यादा अपने नोट्स नहीं पढ़ सकता पूरी कॉपी को। तो इसीलिए हमने उन चीज़ों को शॉर्ट में करके एक पेज में लेके आए हैं, और उसी के लिए हमारी है एक पेज वाली क्लास। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक हम लेके आए हैं आधुनिक भारत। अब गाइज़, अगर देखा जाए आधुनिक भारत में हमारा अगर देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में इसके 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स में हम देखेंगे। पहला पार्ट तो हमारा अगर देखा जाए तो ये तो हो गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे जो हमारे गवर्नर जनरल वायसराय बंगाल के या भारत के। और तीसरे पोर्शन में हम देखेंगे कांग्रेस। तो 3 पोर्शन का आज हम लेके आए हैं पहला पोर्शन, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट चलिए शुरू करते हैं गाइस इसी के साथ। तो स्टार्टिंग में भारत में यूरोपियों का आगमन। अब भारत में यूरोपियों का आगमन की कंडीशन क्या है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब दिक्कत क्या है कि भारत अगर देखा जाए, भारत और यूरोप का व्यापार होता था पहले से ही। भारत और यूरोप का पहले ही व्यापार होता था स्थल मार्ग से, जो हम प्राचीन भारत में देखते हैं। लेकिन बीच में अगर देखा जाए तो तुर्की एक देश था। अब बीच में मध्य एशिया में आपका एक धर्म निकल कर आया, इस्लाम। और इस्लाम धर्म का एक सुप्रीम व्यक्ति होता है खलीफा। अब खलीफा कहाँ था, तो खलीफा था तुर्की में। और उसने अगर देखा जाए यूरोपियों का रास्ता बंद कर दिया भारत आने के लिए। और जब यूरोपियों का रास्ता बंद हो गया तो इस कारण यूरोपियों को व्यापार के लिए मजबूरी में पूरा जितना अफ्रीका था, उस पूरे अफ्रीका को घूम कर कहाँ आना पड़ा, भारत आना पड़ा। तो इसी कारण यूरोपीय भारत आए, और जब भारत आए तो वास्को डी गामा को बहुत प्रॉफिट हुआ, और उसे देख देख कर दूसरे भारतीय भी आना शुरू हुए। तो इसीलिए यहाँ पर यूरोपियों का मेन रीज़न था, क्योंकि तुर्की में इस्लाम के जो खलीफा थे, खलीफा ने यूरोपियों का रास्ता बंद कर दिया था भारत के लिए। तो इसी कारण उन्हें समुद्री मार्ग की ज़रूरत पड़ी। अब इसी में मुग़लों में हम मध्यकाल में पढ़ते हैं, जो अंतिम अगर कोई हमारा सबसे ताकतवर बादशाह हुआ है मुग़ल बादशाह, वो औरंगजेब था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब उसके बाद में मुग़ल काल थोड़ा बिखर गया, और वहाँ पर कोई उतना सक्सेसफुल राजा देखने को नहीं मिला। तो यूरोप अगर देखा जाए भारत और चीन और इंडोनेशिया से व्यापार करता था, लेकिन तुर्की में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया एक सल्तनत थी, जहाँ उस्मानिया सल्तनत। तो उस्मानिया सल्तनत में जो खलीफा थे, खलीफा ने यूरोप का मार्ग बंद करवा दिया भारत के लिए। तो इसी कारण अब इन्हें यूरोप को ढूंढना पड़ा नया रास्ता। और उस समय जहाज़ तकनीक का निर्माण हो चुका था, यानी बड़े बड़े जहाज़ बनने लगे थे, और कुतुबनुमा यानी कंपास का भी निर्माण हो चुका था। अब उसी समय अगर बात आती है, अगर देखा जाए सबसे पहले 1492 में एक व्यक्ति निकला कोलंबस, अमेरिका से 1492 में ये निकला भारत की खोज में, लेकिन ये गलती से पहुंच गया अमेरिका। तो इसकी यहाँ पर अगर देखा जाए बात हो जाती है यहीं पे समाप्त। उसके बाद पुर्तगालियों में 1498 में वास्को डी गामा आया भारत। अब वास्को डी गामा की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इसको मिल गया था गुजरात का एक नाविक अब्दुल मजीद। और ये केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका महाद्वीप का जो नीचे वाला पोर्शन है, यही हमारा अगर देखा है केप ऑफ गुड होप है। तो इसके रास्ते अगर देखा जाए इधर यहाँ पर एंट्री होती है कहाँ इसकी, भारत में। और भारत में सबसे नीचे पहुँचता है ये केरल के तट पर। अब इसे आप केरल का तट कह दीजिए, कालीकट का कह दीजिए, या मालाबार तट कह दीजिए। तो अब्दुल मजीद गुजराती नाविक की सहायता से होता हुआ, केप ऑफ गुड होप होता हुआ, या आशा अंतर्द्वीप होता हुआ केरल के कालीकट पे पहुंचा, जहां उसका हिंदू शासक जमोरिन ने स्वागत करा। अब इस पहली यात्रा में इसने 60 गुना फ़ायदा उठाया, यानी 1 रुपये अगर इसने खर्च करें तो 1 रुपये के बदले अगर देखा इसे लगभग 60 रुपये की क्या हुई, अर्निंग हुई। इस बात से बाकी जितने यूरोपीय हैं, चाहे वो डच हों, डेनिश हों, फ्रांसीसी हों, या ब्रिटेन वाले हों, इन सभी का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ। अब इसीलिए अब आगे 1502 में अगर देखा जाए वास्को डी गामा दोबारा क्या हुआ, भारत आया। और इसी समय अगर देखा जाए जो दूसरा पुर्तगाली था, तो दूसरा पुर्तगाली था कैब्रियल।
तो भारत में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा और दूसरा पुर्तगाली था कैब्रियाल। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत में आया था। 1502 में ही पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में लगाई और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में लगाई। तो ये तो इनकी फैक्ट्री की बात आती है, पहली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली लगाई थी कालीकट में। उसके बाद में पुर्तगाली वायसराय आए। अब पुर्तगाली वायसराय अगर देखा जाए तो सबसे पहले आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक रहे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति दी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कि मतलब अगर भारत आना है तो इस पूरे हिंद महासागर में आपको अगर कहीं भी एंट्री करनी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से। उसी को नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। उसके बाद आए अल्फांसो डी एल्बुकर्क, इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1509 से लेकर 1515 तक रहे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बंद करवा दी। और आदिल शाह जो गोवा का शासक था, आदिल शाह से इन्होंने गोवा छीन लिया। तो गोवा इस तरह से चला गया पुर्तगालियों के पास और इसीलिए इसे कहा जाता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। तो एल्बुकर्क का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय और कृष्णदेव राय ने इन्हें भटकल में दुर्ग यानी किला बनाने की क्या दी थी, परमिशन। इधर इसने गोवा छीन लिया और दूसरा भटकल में भी क्या है, अपना किला बना रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया ताकि अगर वो विवाह करेंगे तो उनकी शादी जब यहीं होगी तो बच्चे भी यहीं होंगे और बच्चे जन्म से भले ही भारतीय हों लेकिन दिमाग से अगर देखा जाए वो पुर्तगालियों की बात मानेंगे। तो इसका एक ये भी अगर देखा विवादित कार्य था भारतीय स्त्रियों से विवाह करवाना। अब आगे फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट अगले नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा अगर देखा जाए 1529 से लेके 38 तक बने और 1530 में इन्होंने कोचीन से जो राजधानी थी वो गोवा शिफ्ट कर दी, क्योंकि पहले राजधानी कोचीन में थी और उसके बाद राजधानी शिफ्ट हो गई गोवा की। और सैन टोमे और हुगली नामक अगर देखा जाए जो शहर है वो किसने बसाया था, वो इन्होंने ही पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया था, नीनो डी कुन्हा ने सैन टोमे और हुगली। और गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, तो बहादुर शाह से इन्होंने बसीन और दीव छीन लिया। अब ये भारत का इधर अगर देखा जाए केरल वाले तट पर आए, कोचीन में कब्जा, गोवा में कब्जा, दमनदीप में कब्जा और बसीन में अगर देखा जाए तो यहाँ हर जगह किसका कब्जा है, पुर्तगालियों का। इन्होंने कार्टेज पद्धति लागू करी। पहले देखिए नाम आया था ब्लू वाटर पॉलिसी और अब बात चल रही है कार्टेज पद्धति। तो कार्टेज पद्धति अगर देखा जाए तो मतलब अगर आप कहीं भी हिंद महासागर में आओगे और आपको सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर भेजना है तो आपको देना पड़ेगा टैक्स, तो उसी को बोला कार्टेज पद्धति। पुर्तगालियों का एक श्रेय और भी था कि भारत ने जापान के साथ भी व्यापार करना सीखा, तो ये भी इन्हीं की देन थी। पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू, जहाज निर्माण की विधि, आलू, टमाटर, प्रिंटिंग प्रेस आदि चीज़ें भी लेकर आए। तो प्रिंटिंग प्रेस अगर देखा है सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाली अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने इन्हें हुगली से भगाया था, क्योंकि हुगली में ये ज़रूरत से ज़्यादा ही कब्जा कर रहे थे और किलेबंदी वगैरह करनी शुरू कर दी थी, सेना रखना, तोपखाने का निर्माण करना। इन बातों से शाहजहां ने नाराज होकर इन्हें हुगली से भगा दिया। उसके बाद आते हैं हमारे डच। अब डचों का आगमन, डच जो थे बेसिकली हॉलैंड के निवासी थे और ये पुर्तगालियों के बाद आए थे। तो पुर्तगालियों के बाद अगर कोई आया तो वो कौन आया, तो वो आया आपके डच, और डच बेसिकली कहाँ के थे, हॉलैंड के। अब 1596 में पहला जो आया था डच तो वो था कार्नलिस डी हाउटमैन और इसने 1602 में बनाई थी डच कंपनी भारत में और डच फैक्ट्री पहली खोली थी नागपट्टनम, जो कि इनका मुख्यालय भी था। तो पहली डच फैक्ट्री नागपट्टनम में खोली जो कि इनका मुख्यालय भी है और ये हॉलैंड के निवासी थे। इनकी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ पूर्व में थीं। अब पूर्व में होने का रीज़न भी था क्योंकि पूर्व में अगर देखा जाए इधर हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार और इधर हमारा इंडोनेशिया। तो पूर्व से इनका इंडोनेशिया, क्योंकि इनका जो मेन व्यापार है वो इंडोनेशिया का है और इसी कारण इन्होंने ज़्यादातर अपनी फैक्ट्रियाँ पूर्व में ही खोली। और इनका जो मेन था, इनका सबसे मेन रीज़न था वस्त्र निर्यात। तो सूती वस्त्र का उस समय भारत में बहुत काम था, तो सूती वस्त्र निर्यात के लिए इनका सबसे मेन यही कार्य था कि सूती वस्त्र का निर्यात करना। और इनकी बाद में लड़ाई हुई है 1759 में अंग्रेज़ों से और उस युद्ध को बोला गया बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में लड़ा गया और डच यहाँ पर हार गए और यहीं से डचों का अंत हो गया। तो डच हॉलैंड से आए थे और बेदरा के युद्ध में परास्त होने के बाद इनका यहीं पर एंड हो गया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों की कंपनी देखने को मिली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से ये
ब्रिटेन में बनी। और 1600 में जो रानी थी वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट द्वारा अगर देखा जाए इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की परमिशन दी। और बाद में जब 1609 में जेम्स प्रथम राजा बने तो इन्होंने इस कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यापार करने की परमिशन दे दी कि आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, आप कितना भी जाकर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। अब उसके बाद 1608 में सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, और ये भी किसने, हॉकिंस ने लगाई थी शाहजहां से इजाज़त लेकर। शाहजहां से पहले टॉमस रो भी आया था। तो टॉमस रो जो आया था, टॉमस रो ये अकबर के नाम के पत्र लेके आया था, और बाद में अगर देखा जाए उसकी जगह राजा बन गया था आपका वहाँ पर उसका पुत्र शाहजहां, जहांगीर। और फिर जहांगीर अगर देखा जाए तो ये हॉकिंस भी आया फिर बाद में, फिर जहांगीर के बाद अब शाहजहां बना। और बाद में अगर देखा जाए जब हॉकिंस आया तो उसने शाहजहां से परमिशन लेकर सूरत में फैक्ट्री खोली। शाहजहां से परमिशन मिलने का एक रीज़न ये था क्योंकि जो शाहजहां था, शाहजहां अगर देखा जाए तो ये नूरजहां गुट में शामिल था। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुग़ल काल में अगर हम देखें, अकबर के बाद अगर देखा जाए हमारा देखने को मिलता है जहांगीर, और जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां। तो पहले तो जहांगीर ने परमिशन नहीं दी थी क्योंकि पुर्तगालियों ने उसे चढ़ा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। बाद में अगर देखा जाए नूरजहां गुट में नूरजहां हो गए, शाहजहां हो गए, और इनके भाई आसफ़ खां वगैरह हो गए, उन सबको इन्होंने अगर देखा है हॉकिंस ने गिफ्ट दिए, जिसके बदले इन्हें क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। तो इसी कारण हॉकिंस को शाहजहां से इजाज़त मिली थी। और बाद में 1611 में एक आए कैप्टन मिडल्टन, तो इनका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है। लेकिन 1612 का स्वाली का युद्ध ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पर हमें देखने को मिला था बेदरा का युद्ध, तो बेदरा का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ स्वाली का युद्ध। स्वाली के युद्ध में अगर देखा जाए 1612 में अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई पुर्तगालियों से, और पुर्तगाली इस युद्ध में हार गए। और जब पुर्तगाली हार गए तो यहाँ पर पुर्तगालियों का भी हो गया एंड। तो पहले इन्होंने बेदरा के युद्ध में डचों को हराया, और 1612 ईस्वी में अगर देखा स्वाली में पुर्तगालियों को भी हराया। तो इस तरह से पुर्तगाली भी हार गए और डच भी हार गए। उसके बाद 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों ने अपना स्थायी कारखाना खोला, ये भी जहांगीर से परमिशन लेके। 1615 में ही टॉमस रो को व्यापारिक अधिकार भी मिला, ये भी जहांगीर से ही परमिशन मिली थी। 1611 में अगर देखा है पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मुसलीपट्टनम में। तो पहली फैक्ट्री कहाँ है, सूरत में, लेकिन पहली व्यापारिक कोठी कहाँ है, मुसलीपट्टनम में। 1632 में सुनहरा फरमान मिला इन्हें गोलकुंडा के शासक से, और गोलकुंडा के शासक ने कहा कि आप बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह में कहीं भी आप अपना व्यापार कर सकते हो। उसके बाद 1668 में बम्बई प्राप्त हुआ। कैसे, क्योंकि पुर्तगालियों का इनके विवाद चल रहा है, और पुर्तगाली अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों की है राजकुमारी, तो पुर्तगालियों की राजकुमारी देखने को मिलती है, और पुर्तगालियों की राजकुमारी है कैथरीन। अब इनकी शादी होती है, इनकी शादी अगर देखा जाए इनका विवाह जो हो गया वो किससे हो गया, चार्ल्स प्रथम से हो गया। अब चार्ल्स प्रथम अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये हैं ब्रिटेन के राजकुमार। तो पुर्तगाली और अंग्रेज़ों का जो विवाद था वो इस शादी के बाद क्या हो गया, निपट गया। और इस शादी में पुर्तगालियों ने बम्बई दान कर दी, किसको, ब्रिटेन वालों को। तो इस तरह अंग्रेज़ों को ब्रिटेन बम्बई प्राप्त हुआ। 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूटा, और जिससे इस कारण मुगलों से इनका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इनकी हार हुई। तो हुगली में इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी किलेबंदी वगैरह करनी शुरू करी, इसी कारण मुग़ल नाराज़ हो गए और लड़ाई हुई, और लड़ाई में अंग्रेज़ हार गए, और उन्होंने फिर अंग्रेज़ों ने मुग़लों से संधि कर ली। 1700 में कलकत्ता में अगर देखा जाए इन्होंने पहला अपना प्रेसिडेंसी नगर बनाया। तो अंग्रेज़ों की जो पहली प्रेसिडेंसी है वो कहाँ है, कलकत्ता, और ये बनाई थी 1700 में। 1717 में फ़ारुखसियर ने इन्हें फरमान दिया था 3000 रुपये वार्षिक, कि 3000 रुपये पर ईयर देकर आप कहीं भी पूरे भारत में मुग़ल साम्राज्य में अपना व्यापार कर सकते हो। तो 1717 में फ़ारुखसियर ने दिया था सुनहरा फरमान। और क्यों दिया था, क्योंकि फ़ारुखसियर उस समय बीमार हो गया था, और कंपनी के एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने उसका इलाज करा, और उस इलाज से वो ठीक हो गया, जिस कारण इलाज से खुश होकर फ़ारुखसियर ने 3000 रुपये पर ईयर के हिसाब से कंपनी को सुनहरा फरमान दिया। उसके बाद डेनिस आए। डेनिस अगर देखा जाए 1616 में आए, और 1620 में इन्होंने ट्रैकोबार में, और 1676 में श्री रामपुर में यानी बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां लगाईं, और 1745 में ये बेचकर भी क्या हो गए, चले गए। तो डेनिस ने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करा, इन्होंने केवल अगर देखा अपनी फैक्ट्रियां बेच बाच के ये क्या हो गए, चले गए। उसके बाद गैरोल्ड आर्गनियर,
ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है। गैरोल्ड आर्गनियर अगर देखा जाए बम्बई का संस्थापक था, जॉब चॉर्नोक कलकत्ता का संस्थापक था। अब उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, तो सबसे बाद में अगर कोई आया तो वो आया फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई और 1669 में अपनी दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाई और 1673 में पांडुचेरी में अपनी फैक्ट्री लगाई और पांडुचेरी इन्होंने ली थी शाइस्ता खां से। तो शाइस्ता खां से इन्होंने पांडुचेरी ली और पांडुचेरी अगर देखा जाए जो स्टार्टिंग में उसका नाम था चंद्रनगर और बाद में यही बनी पांडुचेरी। और पांडुचेरी की 3 बस्तियां, एक तो केरल में, एक है तमिलनाडु में और एक है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो बस्ती है वो है आपकी यनम और तमिलनाडु में जो है वो है कराईकल और अगर बात आती है केरल में है आपकी माहे और मूल पांडुचेरी आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब इस तरह से जो मूल पांडुचेरी थी यानी कि चंद्रनगर, इन्होंने शाइस्ता खां से ले लिया और उसे बना दिया पांडुचेरी और बाद में ये 3 राज्यों में फैल गई, 3 जगह पर इनके केंद्र बने। और अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई थी फ्रांसीसियों के साथ, तो इसको बोलते हैं कर्नाटक का युद्ध। अब इसे कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं और बांडीवाश का भी युद्ध कहते हैं। और बांडीवाश का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट ने लड़ा था, ए फॉर अंग्रेज हो गया, और फ्रांसीसियों की तरफ से लाली ने लड़ा था। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध हुआ 1758 में, बांडीवाश का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों में आयरकूट ने और फ्रांसीसियों में लाली ने आपस में लड़ा। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी हार गए और फ्रांसीसी अगर देखा है जब हार गए तो यहाँ पर बांडीवाश के युद्ध में एक बार फिर से अंग्रेजी अगर देखा है हुकूमत क्या है सामने, कंपनी फिर निकल के आई। तो 3 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में अगर देखा जाए, बेदरा के युद्ध में इन्होंने किसे हराया, बेदरा के युद्ध में अगर देखा जाए डेनिस को हराया। उसके बाद अगर देखा है स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। और तीसरा बांडीवाश का युद्ध अगर देखा जाए, बांडीवाश के युद्ध में इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया। अब इसके बाद आता है बंगाल अधिकरण। अब बंगाल का अधिकरण करने का रीज़न अगर देखा जाए तो क्या था, बंगाल का अधिकरण जो करा था वो करा था इन्होंने 1756 में। 1756 में कैसे, 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो ये उस समय कंडीशन ये थी, बंगाल वाले जो क्षेत्र चल रहा है तो इसमें बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है, तो ये इस पूरे क्षेत्र में सिराजुद्दौला नवाब बना। अब इस समय कंडीशन क्या थी, फर्रुखसियर ने फरमान दे रखा था 1717 में कि 3000 रुपये वार्षिक रूप से आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो। लेकिन सिराजुद्दौला को ये बात गलत लगी क्योंकि तब से अगर देखा जाए 1717 से लेकर 1756 तक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। इस कारण अगर देखा जाए तो फोर्ट विलियम, दूसरी कंडीशन और थी, एक तो ये वाली बात बुरी लगी फरमान का गलत दुरुपयोग हो रहा है, दूसरी बात कि अंग्रेज फोर्ट विलियम पे अगर देखा जाए उसकी किलेबंदी करने लगे, तो जिस कारण फोर्ट विलियम पे ही सिराजुद्दौला ने आक्रमण करा अंग्रेजों को भगाने के लिए। और 1756 में ही अंग्रेज भाग गए फुल्टा नामक द्वीप पर, और फुल्टा वाली द्वीप पर जब वो भाग गए तो वहाँ एक बंद कमरे में, छोटे से कमरे में 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने जिंदा क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसमें से सुबह तक केवल 23 ही लोग जिंदा बचे और बाकी सभी लोग मारे गए। और इस घटना को इतिहास में बोला जाता है ब्लैक होल की घटना। अब कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के ऊपर अगर देखा जाए इस बात का बदला लेने का विचार आया, तो इसी कारण अगर देखा जाए उन्होंने जो सिराजुद्दौला के भरोसेमंद लोग थे जैसे मानिक चंद हुआ या मीर जाफ़र हुआ या राय दुर्लभ हुआ, इन सबको अपनी तरफ मिलाना शुरू करा। अब सिराजुद्दौला ने जो ये फोर्ट विलियम का किला जीता तो यहाँ का प्रभारी बनाया मानिक चंद को, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर अंग्रेज़ों को ये किला सौंप दिया। और 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में हुआ और ये कपटपूर्ण युद्ध था क्योंकि जितने भी लोग थे सिराजुद्दौला की तरफ से उन सभी ने, चाहे मीर जाफ़र, राय दुर्लभ या मानिक चंद हो, इन सब ने कंपनी का साथ दिया, ना कि सिराजुद्दौला का। इस कारण मीर जाफ़र में हार गया और उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी का अधिग्रहण हो गया कौन से क्षेत्र पर, बंगाल वाले क्षेत्र पर। इस तरह से पूरे बंगाल की मालिक हो गई कंपनी। और कंपनी अब अगर देखा जाए नव निर्माता के रूप में सामने निकल के आई, यानी कि किंग मेकर के रूप में। और जब अगला नवाब आया तो कंपनी ने पहला नवाब बनाया मीर जाफ़र को। तो कंपनी अगर देखा जाए कंपनी के द्वारा बनने वाला पहला नवाब कौन था, मीर जाफ़र, बंगाल में जब उसका पूरा युद्ध हो गया प्लासी के बाद। अब मीर जाफ़र कंपनी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा क्योंकि कंपनी के जितने भी काम थे उतने वो कर नहीं पाया। इस कारण अगर देखा जाए तो कंपनी ने मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटा दिया और उन्होंने उसकी जगह दूसरा व्यक्ति बनाया मीर कासिम।
अब मीर कासिम थोड़ा समझदार था, तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ले गया मुंगेर। दूसरी बात, इसने दस्तक पर प्रतिबंध लगा दी, यानी जो 3,000 रुपये वार्षिक देकर अंग्रेज कहीं भी व्यापार कर सकते थे, तो इसने उस पर रोक लगा दी। तो इस कारण अंग्रेज इससे नाराज़ हो गए। इसने अपनी स्थायी सेना रखी और अपना स्थायी तोपखाना भी बनवाना शुरू करा। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो हमारे लिए खतरा है, और जब खतरा है तो इन्होंने इसे नवाब के पद से हटा दिया और वापस अगर देखा है मीर जाफ़र को फिर से क्या है, फिर से नवाब बना दिया। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हमारा पुराना वाला नवाब ही क्या है, ज़्यादा अच्छा था। तो 1763 में फिर से एक बार क्या होता है, मीर जाफ़र नवाब बनता है और मीर कासिम भागकर अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी शरण में चला जाता है। और यही रीज़न होता है 1764 में बक्सर के युद्ध का। तो 1764 में बक्सर का युद्ध यानी कंपनी की तरफ से होता है। एक तरफ होती है कंपनी की तरफ यानी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हैं हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला। फिर दूसरा व्यक्ति था जो हमारा निष्कासित हो गया था, मीर कासिम। और मुग़ल बादशाह अगर देखा है शाह आलम द्वितीय। तो मुग़ल और दूसरा अवध के नवाब और तीसरा मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा और इस युद्ध में कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ाई करी थी। अब इस युद्ध में ये तीनों ही अगर देखा जाए तो क्या हुआ, हार गए। और जब हार गए तो यहाँ से बक्सर के युद्ध को बोला जाता है भारत का निर्णायक युद्ध। अब भारत का निर्णायक युद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि निर्णायक अगर देखा जाए अब इसके बाद में, क्योंकि पूरे भारत में जो बात चल रही है, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बंगाल पर तो कब्जा हो ही गया था, अवध वाला क्षेत्र भी कब्जा हो गया, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात आती है कि जो इनका मेन एरिया अगर देखा जाए दिल्ली यानी मुग़ल बादशाह थे, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब इस तरह से अगर देखा जाए धीरे धीरे अगर देखा जाए तो पूरे भारत पर कब्जा हो गया, किसका, अंग्रेजों का। इसीलिए इसको बोलते हैं भारत का निर्णायक युद्ध यानी बक्सर का युद्ध। और फिर उसके बाद में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई और मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। तो मुग़ल बादशाह के लिए तो अच्छा ही हुआ कि उसे 26 लाख रुपए भी मिले, बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी मिले। इसके अलावा अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर लेकर ये भी मुग़लों को दे दिया, तो ये भी मुग़लों का फ़ायदा हो गया। तो इस पूरी संधि में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी का हुआ तो मुग़लों का। उसके बाद हुई 16 अगस्त को ही अगर देखा जाए 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि, और 16 अगस्त 1765 को दूसरी जो संधि हुई, अब ये रॉबर्ट क्लाइव ने करवाई अवध के नवाब से, और उससे कहा कि तुम बदले में 50 लाख रुपए दोगे, जितना भी हमारा युद्ध में खर्चा हुआ है वो सारी भरपाई तुम करोगे। और दूसरा, तुम ज़्यादा अगर देखा जाए दोबारा बगावत ना करो तो उसके लिए एक अंग्रेजी सेना को अपने ही खर्च पर अपने ही राज्य में रखोगे, और जो इलाहाबाद और कड़ा है इसको छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र पर आप अपना राज करोगे, वही क्षेत्र आपका अवध लगेगा, क्योंकि कड़ा मानिकपुर दे दिया किसको, मुग़लों को। तो दूसरी संधि में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ अवध के नवाब को। उसके बाद फिर बात आती है 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैध शासन लगा रहा। द्वैध शासन क्योंकि मीर जाफ़र जो नवाब था उसकी मृत्यु के बाद नज़्मुद्दौला नवाब बना, उसका पुत्र। अब ये केवल नाम का नवाब था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बिहार सितब राय को दे दिया, उड़ीसा रायदुल्लब को दे दिया, बंगाल रज़ा खां को दे दिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए शासन को डिवाइड कर दिया, मेन अधिकार अंग्रेज़ों के पास लेकिन उत्तरदायी नवाब के पास, और नवाब किसके द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों के, तो उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू थी नहीं। और ये जितने भी लोग थे ये सब किसके लिए काम करते थे, ये सारे अगर देखा जाए अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। इस तरह से बंगाल पर क्या हो गया, पूरी तरह से अधिग्रहण हो गया और द्वैध शासन लग गया। अब वैसे इतिहास में द्वैध शासन के जो जनक माने जाते हैं वो कहा जाता है लियो कार्टेस, ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है। लियो कार्टेस को बोला जाता है बंगाल का द्वैध शासन का जनक, क्योंकि भारत में द्वैध शासन अगर कोई लेके आया, विश्व में द्वैध शासन कोई लेके आया तो भारत में तो क्लाइव का नाम आता है, और अगर बात आती है विश्व में अगर देखा जाए तो लियो कार्टेस का नाम आता है। नेक्स्ट आता है फिर उसमें मैसूर। अब मैसूर अगर देखा जाए तो मैसूर चल रहा है कर्नाटक वाला हिस्सा, तो मैसूर कर्नाटक वाला हिस्सा, यहाँ पर 1761 में हैदर अली शासक बने, और इन्हीं के समय अगर देखा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 में, और इस युद्ध में अंग्रेज, मराठा और निज़ाम इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ, हैदर के खिलाफ। लेकिन हैदर की इसमें विजय हुई और अंग्रेज हार गए, और हारने के बाद उन्होंने 1769 में मद्रास की संधि कर ली। फिर उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 में, जिसे आरकाट का युद्ध बोलते हैं।
अब इस युद्ध में मराठाओं ने हैदर अली से लड़ाई करी, और जब लड़ाई करी तो अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में हैदर अली का साथ नहीं दिया, जो बात तय हुई थी मद्रास की संधि में। तो इस बात से हैदर अली अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया और 1781 में पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1784 में टीपू सुल्तान जब राजा बना, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई, इसके बाद इनका लड़का कौन, टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान राजा बना और 1784 में टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज फिर से हार गए और उन्होंने मैंगलोर की संधि कर ली। टीपू सुल्तान बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, क्योंकि फ्रांसीसियों की लड़ाई रहती थी अंग्रेज़ों से, इसीलिए उसने फ्रांसीसियों की मदद भी ली और फ्रांसीसियों में एक क्लब का सदस्य बना जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना? तो वो बना टीपू सुल्तान, और इसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया ताकि अंग्रेजों से आज़ादी मिले। और भारत में रॉकेट का प्रयोग करने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति था तो वो भी कौन था? टीपू सुल्तान। तो ये सारे काम अगर देखा जाए तो किसके थे? टीपू सुल्तान के। और टीपू सुल्तान अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान किसका लड़का था? हैदर अली का। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 में, और टीपू ने इस युद्ध में फ्रांसीसियों की मदद ली, लेकिन ये इस युद्ध में हार गया, जिसके बाद इसे 1792 में अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और बदले में 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़े और अपने पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। और उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर मैसूर वाला क्षेत्र था, ये भी क्षेत्र क्या हो गया? ये भी अगर देखा जाए अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो बंगाल भी हो गया, मैसूर भी हो गया। इसके बाद निज़ाम का कुछ क्षेत्र था हैदराबाद वाला, वो भी शामिल हो गया था। और अब आते हैं इसमें अगर देखा जाए मराठाओं की, तो नेक्स्ट आता है आंग्ल मराठा संघर्ष। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पेशवाओं ने अगर देखा है अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई करी, जिसमें पेशवाओं की हार हो गई। अब पेशवाओं को जीतना था, अपनी इज्जत वापस प्राप्त करनी थी, तो इसीलिए इन्होंने मदद मांगी अंग्रेजों की। अब पेशवाओं में उस समय पेशवा थे माधवराव, इनकी मृत्यु हुई। इनके बाद इनका अगर देखा छोटा भाई बना नारायण राव। अब नारायण राव अगला पेशवा बना। इस बात से नाराज हो गए इनके चाचा रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ कर ली संधि। अब उधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, क्योंकि इधर पेशवा चल रहे हैं और इधर अंग्रेज, तो इस कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर हुई। उसके बाद में 1775 में सूरत की संधि, और उसके बाद फिर अगले 1776 में पुरंदर की संधि पेशवा और अंग्रेजों के बीच में। अब यहाँ दो तरह से अगर देखा जाए संधि होती है, क्यों? क्योंकि उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो अगर देखा, यानी बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल था पूरा, उसी के अधिकार क्षेत्र में मुंबई और कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी आती थी। अब रघुनाथ राव ने जो संधि करी थी वो करी थी केवल अगर देखा मुंबई प्रेसिडेंसी के अगर देखा जाए गवर्नर से, लेकिन वो किसके नीचे था? वो था कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले के। इसीलिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले ने अगर देखा जाए इनकी संधि को नकार दिया, और पेशवा ने अगर देखा जाए डायरेक्ट हायर अथॉरिटी यानी कलकत्ता वालों से जाकर एक संधि कर ली, तो उस संधि को बोला पेशवाओं की और अंग्रेजों की संधि, पुरंदर की संधि। उसके बाद 1779 में बड़गांव की संधि हुई, जिसमें अगर देखा जाए हेस्टिंग के लिए काफ़ी अपमानजनक था, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए अंग्रेजों की हार हुई थी। उसके बाद 1782 में सालवाई की संधि। अब सालवाई की संधि में अंग्रेजों ने तय करा कि हम पेशवा को देंगे पेंशन। 1802 में बसीन की संधि। अब उसके बाद अगर देखा जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 में, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 में, क्योंकि हेस्टिंग के मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना थी, जो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में देखने को मिली पिंडारियों के नाम पे, क्योंकि इसने कहा कि हम पिंडारियों का दमन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो मराठियों का ही दमन कर रहे थे। और इसके बाद मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया, और 1818 में पूना संधि के बाद पेशवा को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो मराठा साम्राज्य था वे मराठा साम्राज्य भी क्या हो गया? ये भी अगर देखा है अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया। अब उसके बाद आता है आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख संघर्ष 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, जो उस समय सुकरचकिया मिसल के राजा थे, तो इन्होंने अंग्रेजों से पहले ही संधि कर रखी थी कि अंग्रेज इन्हें परेशान ना करें। तो 1809 में रणजीत सिंह ने चार्ल्स मैडकॉफ के साथ अमृतसर की संधि करी थी कि अंग्रेज इन्हें परेशान ना करें। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तब उसके बाद पहला आंग्ल सिख युद्ध देखने को मिलता है 1845 में, और जिसमें होती है 1846 की लाहौर संधि। 1846 में दूसरी हुई,
भैरोवाल संधि, इसमें कहा कि जो रणजीत सिंह के पुत्र हैं दिलीप सिंह, जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते तब तक अगर देखा है कंपनी इनका पालन पोषण करेगी। और अब यहाँ पर इनके कुछ भरोसेमंद लाल सिंह और तेज सिंह का नाम आता है। तो दो सरदारों ने मिलकर अगर देखा जाए तो इन्हें दिलीप सिंह को धोखा दिया और उसके बाद वो जाकर अगर देखा जाए तो अंग्रेजों से मिल गए, जिस कारण हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में। और इस युद्ध में डलहौजी ने जो दिलीप सिंह थे इन्हें इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, और जो दिलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था वो लेकर ब्रिटेन की राजकुमारी को ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया। और वही हीरा जो कोहिनूर हीरा था वो ब्रिटिश के राजमुकुट में आज भी देखने को मिलता है। तो उस हीरे के दो टुकड़े किए गए, एक इंग्लैंड के लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है और दूसरा अगर देखा जाए ब्रिटिश के राजमुकुट के रूप में आज भी लगा हुआ मिलता है। तो ये डलहौजी थे, डलहौजी ने जिन्हें अगर देखा जाए कोहिनूर हीरे को यहाँ से भारत से लेकर भेजा था। इसके बाद आता है कुछ अन्य युद्ध। 1816 संगोली की युद्ध थी है जो अंग्रेजों और गोरखाओं में हुई थी, यानी नेपाल वाले क्षेत्र के साथ। 1826 में यान्दू की संधि हुई जो अंग्रेज और बर्मा, क्योंकि लकड़ी को लेकर, क्योंकि बर्मा यानी म्यांमार में अच्छी इमारती लकड़ी मिलती थी, इस कारण अंग्रेजों ने म्यांमार से संधि कर ली, जिसको बोला अंग्रेज बर्मा की यान्दू संधि। 1880 में अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो तुर्की वाला क्षेत्र था, यूरोप अगर देखा जाए और भारत के बीच में आता था तुर्की और इधर ही पड़ता था अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को बफर स्टेट बना दिया कि आप भी यूज़ करो हम भी यूज़ करेंगे, इसमें अगर देखा किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और 1843 में इन्होंने चलाया सिंध अभियान, और सिंध अभियान के बाद धीरे धीरे अगर देखा जाए पूरे भारत पर अगर देखा है किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का। अब इसमें नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक देखने को मिलेगा, इसका पार्ट 2 आएगा हमारा। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे भारत के बंगाल के गवर्नर और हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। तो अगला हमारा आएगा पार्ट 2। तो गाइज अगर ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका नेक्स्ट आप अगर देखा जाए ये जितनी भी वीडियो हैं इसके आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद ही हाथ से लिख लें और आपको अपने हिसाब से जो भी चीज़ें घटानी और बढ़ानी हो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये पेज एक पेज के नोट्स हैं, आप इन्हें इंपॉर्टेंट है इन्हें नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले एक बार इन्हें ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा, आपको एक आध क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।